अगर आज हिनाता को नहीं रोका गया तो पूरी शिनोबी दुनिया राख में बदल जाएगी। अगर आपने इस कहानी का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके पहले उसे जरूर देख लो, वरना आगे की कहानी समझ नहीं आएगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं और ऐसी यूनिक व्हाट इफ स्टोरीज पसंद करते हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। पिछले पार्ट में आपने देखा कि हिनाता अकात्सुकी ज्वाइन करने के बाद इताची का मंगेक्यू शरिंगन अपनी आंखों में लगा चुकी थी और कोनोहा पर हमला करने के लिए तैयार थी, लेकिन ओबिटो ने उसे रोका और बताया कि उससे पहले टेल्ड बीस्ट्स को पकड़ना जरूरी है। इसीलिए उसने ब्लैक ज़ेत्सु को बुलाकर नगाटो को आदेश दिया और नगाटो ने सभी अकात्सुकी मेंबर्स को टेल्ड बीस्ट के शिकार पर भेज दिया। अब आगे की कहानी शुरू होती है। सारे मेंबर्स एक एक करके अंधेरे से बाहर आए। पेन, किसामे, हिदान, काकुजू सब अपने अपने मिशन पर निकलने के लिए तैयार थे। ओरिजिनल कहानी की तरह अकात्सुकी के सभी सदस्य एक साथ सारे नेशन पर फैल गए ताकि वे टेल्ड बीस्ट्स को कैद कर सकें। एक एक करके सारे बीस्ट पकड़े जाने लगे और आखिर में सिर्फ 8 टेल वाला किलर बी बाकी रह गया था, क्योंकि राइकागे ने किलर बी को टर्टल आइलैंड में छुपा रखा था। हिनाता ये सब देख रही थी, पर उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार कौंध रहा था। उसने ओबिटो की तरफ मुड़कर पूछा, सब तो ठीक है, लेकिन 9 टेल्स का क्या? बिना 9 टेल के तुम्हारा मून आई प्लान कभी पूरा नहीं हो सकता। ओबिटो के चेहरे पर उस मास्क के पीछे एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उसने ठंडी आवाज में कहा, 9 टेल्स तो नारुतो के साथ ही दफन हो गया। कम से कम दुनिया को तो यही लगता है। हिनाता चौंक गई। मतलब? ओबिटो ने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, मेरे पास एक जुगाड़ है हिनाता। 9 टेल्स का चक्रा पूरी तरह गायब नहीं हुआ है। मेरे पास एक बैकअप प्लान है जिसके बारे में फिलहाल कोई नहीं जानता। हिनाता उसे गौर से देखने लगी। उसे लगा कि शायद ओबिटो के पास 9 टेल्स के चक्रा का कोई हिस्सा बचा हुआ है या फिर उसने कोई और रास्ता निकाल लिया है। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि ओबिटो के पास वो जुगाड़ असल में क्या है। हिनाता को बस इतना लगा कि ओबिटो बहुत आगे की सोच रहा है। उधर ओबिटो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अकात्सुकी के एक के बाद एक हमलों ने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी थी। पांचों बड़े नेशन इस नए खतरे से थर थर कांप रहे थे। सबसे ज्यादा गुस्से में थे रायकागे, क्योंकि उनका भाई किलर बी अब अकात्सुकी के निशाने पर था। बिना वक्त गवाए रायकागे ने सभी नेशन को एक चिट्ठी भेजी। बुलावा था 5 कागे समिट का। कोनोहा में जब लेडी सुनादे को यह खबर मिली तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थीं। एक होकागे होने के नाते वो इस वक्त गांव को अकेला नहीं छोड़ सकती थीं, खासकर तब जब अकात्सुकी का साया कोनोहा की दीवारों पर मंडरा रहा था। मजबूरन सुनादे ने एक ऐसा फैसला लिया जो उन्हें खुद पसंद नहीं था। उन्होंने अपनी जगह दांजो को भेजने का फैसला किया। सुनादे जानती थीं कि दांजो एक नंबर का कमीना और शातिर इंसान है, पर इस वक्त उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। दांजो अपने 2 सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स फू और तोरुने के साथ निकल पड़ा। लैंड ऑफ आयरन की बर्फीली वादियों में 5 कागे जमा हुए। माहौल बिल्कुल ओरिजिनल समिट जैसा था, पर इस बार चर्चा का केंद्र सिर्फ एक ही था, अकात्सुकी का खात्मा और किलर बी की सुरक्षा। रायकागे गुस्से में टेबल तोड़ रहे थे और दांजो अपनी एक आंख बंद किए खामोशी से अपना गंदा खेल खेलने की फिराक में था। तभी हॉल के बीचों बीच हवा में एक अजीब सा डिस्टॉर्शन पैदा हुआ। स्पेस टाइम फैब्रिक किसी कागज की तरह मुड़ने लगा। यह कामुई था। हवा के उस काले भंवर से 2 लोग बाहर निकले। एक तरफ ओबिटो अपने नारंगी मास्क में खड़ा था और उसके ठीक बगल में हिनाता। पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। हॉल में मौजूद हर कागे की नजर एक ही जगह जम गई। हिनाता ने अकात्सुकी का वो काला कोट पहना था जिस पर बने लाल बादल बर्फ की सफेदी में लहू की तरह चमक रहे थे। उसकी एक आंख में ब्याकुगान की सर्द सफेदी थी और दूसरी में इताची की वो खौफनाक मंगेक्यो शारिंगन। रायकागे अपनी कुर्सी से उछल पड़े। अकात्सुकी की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ओबिटो ने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, शांत रहिए रायकागे, हम यहाँ कोई युद्ध शुरू करने नहीं बल्कि एक घोषणा करने आए हैं। लेकिन हिनाता की नजरें सिर्फ एक ही शख्स पर टिकी थीं, दांजो। रायकागे का शरीर नीली बिजली से दहक उठा। अकात्सुकी के कीड़ों, मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। वो एक बिजली की कड़क की रफ्तार से ओबिटो पर झपटे। ओबिटो ने कमुई का इस्तेमाल किया और रायकागे का मुक्का उसके शरीर के आर पार निकल गया। रायकागे की आंखें सिकुड़ गईं। आखिर उसका वार ओबिटो को छू क्यों नहीं पाया? रायकागे ने तुरंत अपनी दिशा बदली और इस बार उनका निशाना हिनाता थी। तो तुम ह्यूगा क्लान की गद्दार हो? हिनाता ने पलक झपकते ही हैंड साइन बनाया, वुड स्टाइल डीप फॉरेस्ट वॉल। जमीन फाड़कर लकड़ी की मोटी और सख्त जड़ें बाहर निकली। रायकागे का पावरफुल मुक्का उस लकड़ी की ढाल से पूरी ताकत के साथ टकराया। एक कान फाड़ देने वाला कड़क का धमाका हुआ और हिनाता की बनाई वो लकड़ी की दीवार रायकागे की जबरदस्त ताकत के आगे टूटकर बिखर गई। रायकागे की पावर का अंदाजा इसी से था
कि लकड़ी के टुकड़े पूरे हॉल में गोलियों की तरह उड़ने लगे। लेकिन उस ढाल ने हिनाता को वह 1 सेकंड दे दिया जो उसे चाहिए था। वह हवा में पीछे की ओर उछली और बड़ी खूबसूरती से जमीन पर लैंड हुई। हॉल के एक कोने में बैठे बूढ़े त्सुचिकागे ओनोकी अपनी जगह से धीरे से उठे। उनकी आंखों में एक पुराना खौफ तैर गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये लकड़ी का इस्तेमाल ये मुमकिन नहीं है। ये तो फर्स्ट होकागे का केकेगेन काय है, पर मैंने आज पहली बार किसी को इस तरह वुड स्टाइल और शेरिंगन को एक साथ इस्तेमाल करते देखा है। यह लड़की, ये तो साक्षात तबाही है। दांजो का चेहरा अब पीला पड़ने लगा था। उसने देखा कि रायकागे जैसा ताकतवर योद्धा भी हिनाता को एक झटके में खत्म नहीं कर पाया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वह जानता था कि ओनोकी की बात सही है। हिनाता अब सिर्फ एक शिनोबी नहीं बल्कि उन 2 महान ताकतों का मिला जुला रूप थी जिसने कभी शिनोबी दुनिया को बनाया था। हिनाता ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और दांजो की ओर देखकर एक ठंडी मुस्कान दी। रायकागे की ताकत वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन दांजो, तुम्हारी किस्मत में आज सिर्फ भागना लिखा है। ओनोकी की आंखों में अब और कोई शक नहीं बचा था। अगर यह लड़की हशिरामा और मदारा की शक्तियों को जोड़ चुकी है तो इसे अभी खत्म करना होगा। बूढ़े सुचिकागे हवा में ऊपर उठे और अपने दोनों हाथों के बीच एक चमकता हुआ पारदर्शी क्यूब बनाया। पार्टिकल स्टाइल एटॉमिक डिसमेंटलिंग जुत्सु। पूरा हॉल उस सफेद रोशनी से नहा गया। इससे पहले कि वह रोशनी हिनाता को छूकर उसे धूल में मिला पाती, ओबिटो ने अपनी आंख सिकोड़ी। 1 सेकंड के 100वें हिस्से में हिनाता के चारों ओर हवा मुड़ी और वह ओबिटो के सुरक्षित डायमेंशन में गायब हो गई। ओनोकी का पार्टिकल स्टाइल ओबिटो के शरीर के आर पार निकल गया, जिससे पीछे की दीवार भाप बनकर उड़ गई। लेकिन ओबिटो को एक खरोंच तक नहीं आई। वह वहाँ किसी भूत की तरह खड़ा था। हॉल में मची इस अफरा तफरी और धुएं का फायदा उठाते हुए दांजो ने एक शातिर निगाह चारों तरफ डाली। उसे पता था कि यही मौका है। उसने अपने दोनों बॉडीगार्ड्स फू और तोरने को इशारा किया और बिजली की फुर्ती से पीछे के रास्ते से गायब हो गया। वह जानता था कि अब कागे समिट उसके हाथ से निकल चुकी है। ओबिटो ने दांजो को भागते हुए देखा, पर उसने उसे रोका नहीं। उसके पास एक बड़ा प्लान था। उसने शांत भाव से सभी कागे की ओर देखा और उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजी। फिर ओबिटो ने शांत आवाज में मून आई प्लान की सच्चाई रखी। ये प्लान को कामयाब बनाने के लिए उससे 8 टेल चाहिए, लेकिन 5 कागे ने साफ मना कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे असली कहानी में हुआ था। फिर ओबिटो ने आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, तुम सब अपनी छोटी छोटी राजनीति में उलझे रहो, लेकिन अब दुनिया का अंत करीब है क्योंकि तुम लोगों ने 8 टेल्स को सौंपने से इनकार कर दिया है। तो मैं उचिहा मदारा यहाँ 4th ग्रेट निंजा वॉर का ऐलान करता हूँ। हॉल में सन्नाटा छा गया। इससे पहले कि कोई कागे उसे पकड़ पाता, ओबिटो ने खुद को भी कमुई के भंवर में खींच लिया और वहाँ से गायब हो गया। पीछे रह गए तो सिर्फ हैरान और डरे हुए 5 कागे, जिन्हें अब दुनिया की सबसे बड़ी जंग की तैयारी करनी थी। दृश्य बदलता है लैंड ऑफ आयरन के उस बर्फीले पुल की ओर। चारों तरफ गहरी धुंध और जमा देने वाली ठंड थी। दांजो अपने दोनों बॉडीगार्ड्स फू और तोरोने के साथ तेजी से भाग रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, कैसे भी करके वापस कोनोहा के अंधेरे में छिप जाना। लेकिन तभी पुल के ठीक बीचों बीच हवा एक काले भंवर की तरह मुड़ने लगी। ओबिटो एक साये की तरह उनके सामने प्रकट हो गया। दांजो ने तुरंत अपने कदम रोके। उसकी आंखें नफरत से भर गईं। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को हुक्म दिया, इसे रोको, मुझे अपनी बाह की सील खोलने के लिए वक्त चाहिए। फू और तोरने बिजली की फुर्ती से ओबिटो पर झपटे। तोरने ने अपने जहरीले कीड़ों से हमला किया और फू ने अपनी चालाकी दिखाई। लेकिन ओबिटो के लिए ये सब बच्चों का खेल था। उसने अपने शरीर को इनटेंजिबल बना दिया। जैसे ही तोरने का हाथ ओबिटो के शरीर से गुजरा, ओबिटो ने उसका हाथ पकड़कर उसे घुमाया और एक ही पल में तोरने और फू दोनों को अपने कमुई डिमेंशन के अंदर खींच लिया। पुल पर अब सन्नाटा था। सिर्फ तेज हवाओं की आवाज आ रही थी। दांजो अकेला खड़ा था। उसकी दाईं बाह की पट्टियां खुल चुकी थीं और वहाँ जड़ी हुई कई शेरिंगन आंखें पागलों की तरह झपक रही थीं। ओबिटो ने अपने मास्क के पीछे से एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, दांजो, तुमने बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद की है और आज वो अपना हिसाब लेने खुद आई है। ओबिटो की आंख घूमी और उसके डायमेंशन के भंवर से हिनाता बाहर निकली। हिनाता के कदम जब बर्फ पर पड़े तो एक भारी और काला चक्रा पूरे पुल पर फैल गया। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। दाईं आंख में सफेद ब्याकुगन दांजो की हर चक्रा पॉइंट को ट्रैक कर रही थी और बाईं आंख में इताची की मंजेकियो शेरिंगन चमक रही थी। दांजो ने चिल्लाते हुए कहा, एक युगा उचिहा की आंखें इस्तेमाल कर रही हैं। ये कुदरत का अपमान है। उसने विंड स्टाइल के जानलेवा ब्लेड्स हिनाता की तरफ फेंके। उस हवा की लहरें इतनी तेज थीं कि पुल की कंक्रीट को मक्खन की तरह काटती हुई हिनाता की ओर बढ़ी। लेकिन हिनाता अब वह कमजोर लड़की नहीं थी। उसने बिना पलक झपकाए अपना हाथ आगे किया। वुड स्टाइल डोम्ड वॉल। क्षण भर में
जमीन को चीरते हुए लकड़ी की मोटी और मजबूत जड़ें एक गुंबद की तरह उसके चारों ओर लिपट गईं। दांजो के हवा के ब्लेड्स उस लकड़ी से टकराकर बेअसर हो गए। जैसे ही हमला रुका, हिनाता ने पलटवार किया। उसने अपना पैर जोर से पुल पर मारा और चिल्लाई, वुड स्टाइल पियर्सिंग ब्रांच। दांजो के पैरों के ठीक नीचे से एक विशाल नुकीली लकड़ी किसी दैत्य के दांत की तरह ऊपर निकली। दांजो को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वह लकड़ी उसके शरीर के बीचों बीच घुस गई और उसे अंदर से फाड़ती हुई सिर के आर पार निकल गई। दांजो का शरीर 2 हिस्सों में बट गया और खून की फुहारें बर्फ पर फैल गईं। हिनाता हांफते हुए उस मंजर को देख रही थी। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उसकी पीठ के पीछे से एक ठंडी सरसराहट महसूस हुई। क्या तुम्हें वाकई लगा कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? दांजो की आवाज उसके कानों के बिल्कुल पास थी। हिनाता चौंक कर पीछे मुड़ी। दांजो वहाँ बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, जैसे उसे खरोंच तक न आई हो। हिनाता की आंखों में हैरानी और गुस्सा एक साथ उभरा। मैंने अभी इसे अपनी आंखों से मरते देखा, ये फिर से कैसे जिंदा हो गया? इससे पहले कि दांजो कोई और चाल चलता, हिनाता ने अपनी फुर्ती दिखाई। उसने दांजो की ओर हाथ फैलाया और लकड़ी की अनगिनत लताओं ने दांजो को हर तरफ से जकड़ लिया। इस बार तुम कहीं नहीं जा पाओगे। हिनाता की आवाज में एक नफरत का जहर था। उसने अपनी मुट्ठी को जोर से भींचा। लकड़ी की पकड़ दांजो के शरीर पर इतनी मजबूत होती गई कि उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज साफ सुनाई देने लगी। हिनाता ने अपना पूरा चक्रा उस हमले में झोंक दिया। लताएं इतनी जोर से कसी कि दांजो का शरीर किसी पानी से भरे गुब्बारे की तरह बीच से फट गया। हिनाता ने अपनी मुट्ठी खोली। वह बुरी तरह हाँफ रही थी, लेकिन उसका सुकून सिर्फ चंद सेकंड का था। उसका चक्रा अचानक उसे सचेत करने लगा। उसने देखा कि हवा के कण वापस मिल रहे हैं। पुल की दूसरी तरफ धुंध से निकलता हुआ दांजो फिर से प्रकट हुआ। उसने अपनी बाईं बाह पर नजर डाली, जहाँ एक और शेरिंगन आंख हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। दांजो ने अपने चेहरे से धूल झाड़ी और हिनाता की ओर देखकर एक तिरस्कार भरी मुस्कान दी। वुड स्टाइल की ये शक्ति हशिरामा के सेल्स। तुम एक महान विरासत हो लड़की, दांजो ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन एक लड़की से और क्या उम्मीद की जा सकती है? तुम शक्ति तो पा सकती हो, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की बुद्धि और शिनोबी वाला अंधेरा तुम्हारे पास नहीं है। तुम बस एक टूटी हुई मासूमियत हो जो हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रही। दांजो का यह ताना हिनाता के दिल में किसी तीर की तरह लगा। उसकी बाईं आंख की मंगेकियो शेरिंगन अब धीरे धीरे घूमने लगी। हिनाता ने कोई भी हैंड साइन नहीं बनाया। उसने बस अपनी बाईं आंख को थोड़ा और सिकोड़ा। तुम जिस जुत्सु पर इतना गर्व कर रहे हो, वो तुम्हें मौत से तो बचा लेगी, लेकिन इस दर्द से नहीं। जैसे ही दांजो की नजर हिनाता की लाल आंख से मिली, पूरी दुनिया का रंग बदल गया। आसमान काला पड़ गया और जमीन खून की तरह लाल हो गई और दांजो ने खुद को एक क्रॉस पर बंधा हुआ पाया। हिनाता उसके सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक काला ब्लेड था। दांजो चिल्लाया, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, मैं इस जनागी से इसे तोड़ दूंगा। हिनाता की आवाज उसके दिमाग के हर कोने में गूंजी। यहाँ तुम्हारी इस जनागी काम नहीं करेगी दांजो। इस दुनिया के वक्त और स्पेस पर मेरा कब्जा है। अगले 72 घंटों तक मैं तुम्हें करोड़ों बार मारूंगी। हर बार जब तुम मरोगे, मैं तुम्हें फिर से जिंदा करूंगी ताकि तुम फिर से वही दर्द महसूस कर सको। असल दुनिया में सिर्फ 4 सेकंड बीता था, लेकिन जब सुकुयोमी खत्म हुआ तो दांजो की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग और खून निकलने लगा। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट चुका था। हिनाता धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसका हाथ दांजो की उन चोरी की हुई आंखों वाली बाह की तरफ बढ़ा। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें इतनी आसानी से मौत नसीब नहीं होना चाहिए। दृश्य अब अपने सबसे विभत्स और अंतिम मोड़ पर पहुंच जाता है। दांजो घुटनों के बल गिरा हुआ था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और सुकुयोमी के मानसिक टॉर्चर ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही हिनाता ने उसे खत्म करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, दांजो ने अपनी आखिरी बची हुई आंख की शक्ति झोंक दी। इज़ानागी। हिनाता का वार दांजो के शरीर के आर पार निकल गया और दांजो एक साए की तरह कुछ दूरी पर फिर से प्रकट हो गया। लेकिन उसके पास अब इतना चक्रा नहीं बचा था कि वो दोबारा इज़ानागी इस्तेमाल कर सके। वह हाँफ रहा था। उसका शरीर अब उसका साथ छोड़ रहा था। तभी ओबिटो धीरे से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक अलग ही लालच था। उसने ठंडी आवाज में कहा, खेल खत्म हुआ दांजो। अब वह समय आ गया है कि तुम वह चीज वापस कर दो जो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। दांजो ने ओबिटो की तरफ देखा और फिर हिनाता की तरफ। उसे समझ आ गया कि यहाँ से जिंदा बचकर निकलना नामुमकिन है। उसकी नफरत की आग अब भी जल रही थी। मैं तुम जैसे गद्दारों के हाथ
कोनोहा की सबसे बड़ी ताकत नहीं लगने दूंगा, दांजो चिल्लाया। उसने अपनी छाती पर बने सील को सक्रिय कर दिया। उसके शरीर से काला स्याही जैसा चक्रा तेजी से बाहर निकलने लगा। रिवर्स 4 सिंबल सीलिंग जुत्सु। दांजो के शरीर से 4 बड़े काले घेरे निकले जो हर चीज को अपने अंदर खींचकर हमेशा के लिए सील कर देने वाले थे। उसका इरादा साफ था, वह अपने साथ ओबिटो, हिनाता और शिशुई की आंख सबको कब्र में ले जाना चाहता था। ओबिटो ने फुर्ती दिखाई। सावधान हिनाता, पीछे हटो। पुल पर एक भयानक धमाका हुआ। काला चक्रा एक विशाल गोले की तरह फैला और दांजो का शरीर टुकड़े टुकड़े होकर उस सीलिंग के केंद्र में समा गया। धूल शांत हुई तो वहां सिर्फ एक गहरा गड्ढा बचा था। दांजो ने मरते दम तक शिशुई की आंख ओबिटो के हाथ नहीं लगने दी। वह आंख उसी विनाशकारी सील के साथ राख बन गई। हिनाता उस गड्ढे के किनारे खड़ी थी। हवा में उड़ता हुआ दांजो के कपड़ों के चिथड़ों को देखते हुए उसने गहरी सांस ली। उसका बदला पूरा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कोई संतोष नहीं थी। ओबिटो उसके पीछे खड़ा हुआ और बोला, शिशुई की आंख हाथ से निकल गई, पर कोई बात नहीं, हमारे पास अब भी वह हथियार है जो इस दुनिया को घुटनों पर लाएगा। उसने हिनाता के कंधे पर हाथ रखा। चलो हिनाता, अब वक्त है 4th ग्रेट निंजा वॉर की। दांजो का खेल खत्म करने के बाद ओबिटो के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जिसने उसे अंदर तक हिला दिया था। हिनाता ने उसे जेत्सु के बारे में जो चेताया था, वो बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। आकात्सुकी के उन ठंडे और अंधेरे गलियारों में ओबिटो ने ब्लैक जेत्सु को अपने सामने बुलाया। ओबिटो की आवाज इतनी शांत थी कि सन्नाटा भी कांप जाए। उसने जेत्सु की आंखों में देखते हुए बस एक सवाल पूछा कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। जेत्सु के वजूद में एक सिहरन दौड़ गई, पर उसने अपनी वही पुरानी दोहरी आवाज में झूठ का सहारा लिया। उसने कहा कि वो तो बस मदारा के महान प्लान को अंजाम देने के लिए ओबिटो की परछाई बना हुआ है। पर ओबिटो रुकने वाला नहीं था। उसने फिर वही सवाल दोहराया, पर इस बार नाम बदल गया था। तो तुम मदारा की मदद क्यों कर रहे हो? गलियारे में खामोशी इतनी गहरी हो गई कि सांसों की आवाज भी शोर लगने लगी। जेत्सु के पास कोई जवाब नहीं था और ठीक उसी पल ओबिटो ने धीरे से अपना वो नारंगी मास्क उतारा। जेत्सु की आंखें फटी की फटी रह गईं। ओबिटो की सूनी आंख में अब एक दूसरी शेरिंगन चमक रही थी। इससे पहले कि जेत्सु कुछ समझ पाता, ओबिटो ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और अपनी आंखों की शक्ति को जगा दिया। इज़ानामी। वो एक पल में जेत्सु का पूरा वजूद उस अनंत चक्र में फंस गया। वो एक ही पल को, एक ही हरकत को बार बार जी रहा था। उस मानसिक जेल के अंधेरे में ओबिटो की आवाज किसी देवता की तरह गूंजी। अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो अपनी हकीकत को स्वीकार करो जेत्सु। झूठ तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए कैद रखेगा। जेत्सु तड़पने लगा, चीखने लगा। वो जो सदियों से पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था, आज खुद एक ऐसे जाल में था जिससे बाहर निकलना नामुमकिन था। लेकिन जेत्सु जानता था, अगर उसने सच बोल दिया तो उसकी माँ कगुया को वापस लाने का सदियों पुराना सपना मिट्टी में मिल जाएगा। ओबिटो की आंखों में नफरत और निराशा एक साथ दिख रही थी। जेत्सु की खामोशी ने उसे यकीन दिला दिया कि हिनाता सही थी। ये साया कभी उसका अपना था ही नहीं। उसने एक गहरी और भारी आवाज में कहा, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम भी एक धोखेबाज निकलोगे। ओबिटो ने अपनी दाईं आंख सिकोड़ी, हवा मुड़ी और उसने ब्लैक जेत्सु को कमुई डिमेंशन के उस सबसे गहरे और ठंडे कोने में फेंक दिया जहां न कभी रोशनी पहुंचती है और न ही कोई आवाज। अगले दिन रेन विलेज की ऊंची मीनारों पर सन्नाटा और भी गहरा था। नागातो का बेजान शरीर वहां पड़ा था। ओबिटो ने नागातो को मार दिया था और कोनान को भी। वो बिना किसी हिचकिचाहट के नागातो की आंखों से वो बैंगनी रिनेगन निकाला और अपनी सूनी आंख में लगा लिया। अब उसके पास एक तरफ कमुई की चालाकी थी और दूसरी तरफ सेज ऑफ 6 पाथ की शक्तियां थीं। उसने आकात्सुकी के बचे हुए सदस्यों को इकट्ठा किया। उसकी आवाज पूरी घाटी में गूंजी, पेन मर चुका है। आज से मैं उचिहा मदारा इस संगठन का लीडर हूँ। हमारा मकसद अब सिर्फ टेल्ड बीस्ट्स नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया को एक ऐसे सपने में ले जाना है जहाँ कोई दर्द नहीं होगा, कोई आंसू नहीं होंगे। यह सुनते ही संगठन में दरार पड़ गई। कई मेंबर्स को यह पागलपन लगा और वे आकात्सुकी को छोड़कर चले गए। लेकिन सिर्फ एक खूंखार शिकारी वहीं डटा रहा। किसामे ने अपनी समेहाड़ा को सहलाते हुए एक खूनी मुस्कान दी और कहा कि उसे सिर्फ शिकार से मतलब है, लीडर चाहे जो हो। दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। ओबिटो ने नागातो की रिनेगन तो ले ली, लेकिन असली सवाल यह है कि बिना कुरामा के टेंटेल्स को ओबिटो कैसे बुलाएगा? और क्या ओबिटो सच में 4th ग्रेट निंजा वॉर जीत पाएगा? और हिनाता अपना बदला कैसे पूरा करेगी? इन सभी सवालों का जवाब आपको अगले पार्ट में मिलेगा, क्योंकि अगले पार्ट में ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा। कमेंट में लिखो इविल हिनाटा पार्ट 3। टारगेट रखते हैं 500 कमेंट्स का। ऐसी यूनिक व्हाट इफ स्टोरीज आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेंगी, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।
जहां एक ऐसा सच सामने आएगा जो पूरी कहानी को पलट देगा।